Okay. Yes, here is a backup. Yesterday we covered till backup. Now back on. Bank upon. Bank upon to rely on. विश्वास या निर्भर करना. Now bargain for. Okay. To expects to happen and be ready. देखिए जब हम कोई चीज की बार्गेनिंग करते हैं तो हमें एक उम्मीद होता है ना ये चीजें हमारी तैयार हो जाएंगी या हमको कम हो जाएगा ना, तो किसी चीज की उम्मीद करते हुए तैयार रहना. ठीक है. देन बार्गेन फॉर. बी डाउन विद मीन्स टू बी अफ्लिक्टेड विद अ डिजीज, किसी बीमारी से पीड़ित होना. बी डाउन विद. ठीक है ना. नाउ बी गिवन टू बी लाइकली टू डू समथिंग, किसी काम को करने की संभावना होना. टू बी लाइकली टू डू समथिंग. टू गिवन टू. नाउ bear down on means to move quickly towards. bear down on means ऐसे समझिए कि किसी तरफ तेजी से बढ़ना. ओके. bear down on, move quickly. bear down means होता है, bear means ऐसे समझिए बर्दाश्त करना. डाउन जब बहुत ज्यादा डाउन कर करके बर्दाश्त कराया जाए मीन्स टू प्रेस डाउन हैवली, दबाना कुचलना. bear डाउन करना. bear out. bear out means to confirm the truth, सही साबित होना. bear out means to confirm the truth, सही साबित होना. bear up. bear up against means to remain happy in difficulty, मुश्किल परिस्थिति में भी खुश रहना. bear up बर्दाश्त करते हुए भी आप अप हैं, ऊपर हैं, हंस रहे हैं, खुश हैं. ओके. bear up with, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि bear up with मीन्स होता है टू फेस ब्रेवली. ठीक है ना. बोलते हैं ये एक सेंटेंस आप लोगों ने देखा होगा, द एलिफेंट बियर अप विद करके कुछ एक सेंटेंस आया था, उसमें फील करना था ना. तो बियर अप विद मीन्स होता है किसी चीज को जब हम बहुत ही ज्यादा बहादुरी से किसी कठिनाई का सामना करते हैं उसके लिए होता है टू फेस ब्रेवली या टू टॉलरेट. देख सकते हैं कठिनाई का बहादुरी से सामना करना या बर्दाश्त करने के भी सेंस में होता है. बियर विद. अब देखिए यहाँ पे बियर अप विद है, नेक्स्ट में क्या है, बियर विद है. बियर विद मीन्स होता है टू कीप पेशेंस, धैर्य रखना. बियर विद. बियर मीन्स ऐसे समझिए बर्दाश्त करना. विद मीन्स होता है साथ में, एकदम धैर्य बना के रहना. मीन्स टू कीप पेशेंस. बिकम ऑफ मीन्स टू हैपन, मीन्स घटित होना. ठीक है. बिकम ऑफ. नेक्स्ट आता है ब्लो डाउन. ब्लो डाउन मीन्स होता है टू नॉक डाउन बाय गस्ट, मीन्स झोंके से गिरा देना. ओके. टू नॉक डाउन बाय गस्ट, जो तेज हवा होती है ना, ब्लो डाउन. ओके. लास्ट वर्ड ब्लो आउट. टू एक्सटिंग्विश मीन्स जिसे बोल सकते हैं कि फूंक मारकर बुझाना. ओके. ब्लो आउट करना. ब्लो मीन्स हवा का झोंका, ऐसा समझिए. ब्लो आउट बुझा देना, उसे बंद कर देना. तो हम लोग ब्लो आउट तक ही रखेंगे, यहाँ तक ही. इसमें किसी भी वर्ड में कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं. यस. ओके. थैंक यू ऑल. Thank you very much. Lal Mohammad sir, वेलकम. kindly proceed. ओके, थैंक यू वेरी मच. हम लोग प्रोनाउन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं. कल हम लोगों ने रिफ्लेक्टिव और एम्फेसिस प्रोनाउन में डिफरेंस जो है समझा था. टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पॉइंट, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. One minute. Demonstrative pronoun. Relative pronoun. सर हमको स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही है. अभी नहीं दिख रहा है. नो सर. चलिए फिर से कर दे रहे हैं. दिख रहा है से यस सर. जी. ओके.
इसके आगे हम लोग डिस्कस कल कर रहे थे एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। जी, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन अभी दिख रहा है प्रॉपर्टी स्क्रीन। लेट्स स्टार्ट। देखिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है तो ये किस लैंग्वेज से मतलब जो इसका रूट वर्ड है, ठीक, तो वो क्या है, डेमोस्ट्रेट से बना हुआ है। और ये किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो ये जो है लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ये डेमोस्ट्रेट लैटिन वर्ड जो है डेमोस्ट्रेट से डेमोस्ट्रेटिव बना हुआ है। साथ साथ अगर इसका मीनिंग अगर पूछ लिया जाता है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू शो क्लियरली, ठीक है, मतलब स्पष्ट रूप से शो करना या दिखाना। डेमोस्ट्रेटिव जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं वही हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। इससे पहले भी डिफरेंस हम लोगों ने देखा था, जैसे दिस है, दैट है, दीज, दोज, ठीक, ये सब, वाट, विच, ये हमारे जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। लेकिन एडजेक्टिव तब होंगे जब अगर इनके साथ में कोई नाउन अगर आता है, ठीक, अपने नाउन के साथ में अगर जो है इनका यूज किया गया होता है तो वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। जस्ट लाइक वी कैन सी है दिस बुक इज माइन। दिस बुक, अब ये बुक हमारा नाउन है, इससे पहले दिस आया है, दिस के जस्ट आफ्टर बुक आया है, तो वो हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर हम इसको डेमोस्ट्रेटिव पोजीशन में अगर पूछा जाएगा तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर दिस इज माई बुक लिख दिया जाएगा तो ये जो है दिस की पोजीशन क्या हो जाएगी, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की, दिस इज माई बुक। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। इन द सेम वे दैट पेन इज योर्स, ये सब डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल्स हैं। दैट पेन, दीज बुक्स आर माइन, दोज पेन्स आर योर्स। नेक्स्ट देखते हैं, इसका यूज हम लोग देख ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज जो है किया जाएगा, ठीक है। दिस रिफर टू व्हाट इज क्लोज एट हैंड एंड नियरेस्ट टू द थॉट और पर्सन ऑफ द स्पीकर। दैट रिफर्स, दैट इज ओवर देयर, फार्दर अवे, मोर रिमोट। सभी लोग समझ रहे हैं। दिस कहाँ पर, जब किसी कोई भी चीज करीब होती है, ठीक, किसी भी स्पीकर के बोलने वाले व्यक्ति के पड़ोस में होती है, पास में होती है, नियरेस्ट होती है, तो वहां पर हम दिस से उसको रिफर करते हैं, ठीक है। सिंगुलर सेंस में हम जो है दिस से उसको हम रिफर करते हैं। लेकिन जब वही चीज कोई दूर होती है तो उसको हम दैट से रिफर करेंगे। अभी हम लोग उसको आगे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज बेटर देन दैट, ये उसकी अपेक्षा अच्छा है। उसका मतलब दैट का सेंस यहाँ पर जो ये दिया गया है, हालांकि दैट का यूज अभी आगे हम लोग जो है पढ़ने चल रहे हैं, तो दैट का मतलब उस चीज से, वो मीन्स की वो जो है दूर के इंडिकेशन के सेंस में दैट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज, दैट विद इट्स प्लूरल दोज, इसका जो है प्लूरल क्या होता है, दोज होता है, जबकि दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज होता है। दिस इज यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ प्रेसिडिंग नाउन। हम सबको पता है कि जो नाउन की इससे पहले आया हुआ नाउन होता है उसके रिपीटेशन से के लिए हम इसका यूज करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ, अभी एग्जांपल से हम लोग इसके पहले भी इसको देख चुके हैं, फिर से समझ ले रहे हैं। द क्लाइमेट ऑफ बेलगाम इज दैट ऑफ, लाइक दैट ऑफ पुणे। दैट ऑफ मीन्स उसकी उस क्लाइमेट से जिससे हम कंपेरिजन कर रहे हैं। द स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी आर वर्स देन दोज ऑफ अहमदाबाद। जो इस सिटी की स्ट्रीट्स हैं वो अहमदाबाद की उन स्ट्रीट से ज़्यादा खराब हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमको दैट का यूज करना होता है। देन दैट ऑफ या देन दोज ऑफ, प्लूरल सेंस में चूंकि ये सेंटेंस हमारा जो है सब्जेक्ट इसका प्लूरल है, तो यहाँ पर दोज ऑफ का यूज किया जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा कि दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज होता है। आवर सोल्जर्स आर बेटर ड्रिल्ड देन दोज ऑफ एनिमीज, क्योंकि सब्जेक्ट में यहाँ पर सोल्जर्स है, इसलिए देन के बाद में दैट ऑफ का यूज न करके दोज ऑफ का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट नोट हम लोग देख रहे हैं, when two things which have been already mentioned in referred to, the refer of the refer to the thing that mentioned,
दैट द फर्स्ट थिंग मेंशन्ड एज, मीन्स क्या कह रहा है, जब व्हेन टू थिंग्स विच हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, जब कोई दो चीजें पहले से ही मेंशन मतलब की जा चुकी होती हैं, आर रिफर टू, दिस रिफर टू द लास्ट मेंशन। ठीक, इसको लास्ट वाले को मेंशन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दैट टू थिंग फर्स्ट मेंशन, मतलब जो पहले मेंशन हो चुकी है उसके सेंस में। जैसे वर्च्यू एंड वाइस ऑफर देमसेल्फ फॉर योर चॉइस। दिस, अब दिस एक किसके लिए है, दैट फॉर वाइस, दिस इसके लिए आया हुआ है, मतलब कि लेटर वाले के लिए। ठीक है, और दैट आएगा बाद वाले के लिए, इट मीन्स लेटर वाले के लिए। लीड्स टू मिजरी दैट, अब यहाँ पर दैट का जो यूज है वर्च्यू के लिए किया गया है, दैट टू हैप्पीनेस। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि पहले आया हुए जो इससे पहले जो है रेफरेंस में कहीं भी कोई नाउन मेंशन किए गए हैं, उसके लिए मतलब अगर बाद वाला जो नाउन है तो जो लेटेस्ट, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, मतलब कि जो नियरेस्ट हमारा नाउन होगा जो बाद में इसका यूज किया गया होगा उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं, जबकि फॉर्मर वाला जो नाउन होता है उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, अल्कोहल एंड टोबैको आर बोथ इंजूरियस, दिस परहैप्स लेस देन दैट। दिस का मतलब जो टोबैको है शायद वो मतलब जो है अल्कोहल से ज्यादा उसकी बात कही जा रही है, इंजूरियस है। आगे हम लोग देखते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब ही होता है जिसमें कोई डिफिनिट जो है प्रोनाउन किसी व्यक्ति विशेष या थिंग के लिए नहीं आता है, वो इंडिफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। मतलब किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम उसमें नहीं मेंशन किया गया होता है, ठीक है, पार्टिकुलर थिंग का कोई नेम मेंशन नहीं किया गया होता है, तो इट इज कॉल्ड इंडिफिनिट प्रोनाउन। आगे देख ले रहे हैं, ऑल प्रोनाउंस दैट रिफर द पर्सन्स आर थिंग्स जनरल वे बट डू नॉट रिफर एनी पर्सन्स आर थिंग इन पार्टिकुलर, दे आर देयरफॉर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अभी जैसा कि मैंने चर्चा किया, एज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जैसा कि हम लोग सेंटेंस से देख सकते हैं, वन हार्डली नोन व्हाट टू डू। अब यहाँ पर वन का मतलब कोई का सेंस है, यहाँ पर कोई पार्टिकुलराइज नहीं किया गया है। वन मस्ट डू, वन मस्ट नॉट प्रैक्टिस वन सेल्फ, वन है, नन है, और इसी तरह से हमारे जो नो बॉडी है, ठीक, न, और नो पर्सन है, सम है, फ्यू है, मेनी है, ये सब हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। आल हैं, फ्यू है, तो ये सब हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। देख ले रहे हैं नोट इसका, एक और नन वाला भी देख ले रहे हैं एग्जांपल। नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन। नोट, लेकिन नन इज अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ नॉट वन। नॉट वन का जो है शॉर्टेंड फॉर्म होता है नॉट, ठीक है, नन। एट इट इज कॉमनली यूज्ड विद प्लूरल वर्ब, इसके साथ में मतलब जो है प्लूरल वर्ब का सामान्य तौर पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। दे जनरली क्या होता है, पीपुल इन जनरल सेंस में, इसके लिए प्रोनाउन हम दे का यूज करते हैं। दे से ही हैज लॉस्ट हेवीली, दे से दैट वन ऑफ द लोकल बैंक हैज स्टॉप्ड पेमेंट, दे से इट इज सेड बाय सम पर्सन, मीन्स कि किसी पर्सन के लिए ही यूज किया गया है। ऑल है, ऑल वर ड्रोन, सम आर बॉर्न ग्रेट, nobody was there to rescue the child, few escaped, मीन्स कि इसमें बस इतनी चीज हमको ध्यान रखना है कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है इसमें किसी डिफिनिट पर्सन या डिफिनिट थिंग को मेंशन नहीं किया गया होता है, इसीलिए इसको इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो हमारे होते हैं, ईच, आइदर, नाइदर, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, बिकॉज ऑफ दे रेफर द पर्सन आर थिंग एट अ टाइम, ठीक, थिंग वन एट अ टाइम। जैसे as the following sentences we can understand, each of the boys gets a prize, मतलब उन लड़कों में से प्रत्येक ने प्राइज प्राप्त किया, उनको प्राइज मिला। each took it in turn। next, each of these roads leads the railway station, इन रोड्स में से प्रत्येक रोड जो है रेलवे स्टेशन पे जाती है। either of these roads leads to the railway station, इस तरह से either of you can go, neither of the accusations is true, कोई भी दोषारोपण सही नहीं है। दे आर ऑलवेज सिंगुलर, देखिए दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड एज सच फॉलोड बाय वर्ब इन सिंगुलर,
ये हमेशा क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, इसीलिए जो वर्ब भी इनके साथ में सिमिलर ही लगती है। सिंपल सी बात है। ईच इज यूज टू डिनोट द एवरी वन ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन साइनली। ईच का जो यूज होता है किसी व्यक्ति को इंडिविजुअली, मतलब प्रत्येक वन नंबर ऑफ पर्सन के लिए, ठीक, या थिंग्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। जबकि आइदर का जो मीन्स होता है, आइदर मीन्स द वन और द अदर ऑफ टू, ठीक, मतलब एक या एक से अधिक दो के लिए भी हम आइदर का यूज करते हैं। नाइदर मीन्स नॉट द वन नॉर द अदर ऑफ टू, ना तो ये और ना ही वो के सेंस में। इट इज द नेगेटिव ऑफ आइदर, आइदर का नेगेटिव होता है, मीन्स कि दो या दो से मतलब कि एक या मतलब एक या दोनों में से कोई नहीं का सेंस जिस तरह से नाइदर देता है, तो इसी तरह से आइदर का यूज होता है या तो ये या तो फिर वो का सेंस होता है। नोट देख ले रहे हैं हम लोग। हेंस आइदर एंड नाइदर शुड बी यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग टू पर्सन्स आर थिंग व्हेन मोर देन टू आर स्पोकन एनी, नो वन, नन शुड बी यूज्ड। एक से अधिक के सेंस, दो से अधिक के सेंस में हम एनी, नो वन और नन का यूज करेंगे। मीन्स किसका यूज करना चाहिए? अगर दो से ज्यादा के सेंस में, नेगेशन के सेंस में बात हो रही है, या फिर अफर्मेशन के सेंस में, नेगेशन के सेंस में एनी और नो वन का यूज करेंगे। रूल नंबर 1 देख ले रहे हैं। पोजीशन ऑफ द प्रोनाउन ईच शुड बी नोटिस्ड, इट मे हैव 3 पोजीशन। देखिए इसकी पोजीशंस को इससे पहले भी चर्चा किया जा चुका है, हालांकि इसकी पोजीशन पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ईच की जो पोजीशन है वो 3 तरह से सेंटेंस में दिखाई गई है। हालांकि पोजीशन जो है प्रोनाउन की ही है, बट 3 तरह से सेंटेंस में इसका यूज दिखाया गया है। अगर इसकी पोजीशन पूछ ली जा रही है तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड द रिवार्ड, ईच ऑफ दीज हॉर्सेस कॉस्ट 5000 रुपीज। आई बॉट ईच, यहाँ पर देखिएगा ईच का यूज जो है इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस हुआ है। आई बॉट ईच ऑफ these mangoes for 3 rupees. These men received each a reward. अब received वर्ब के बाद में यहाँ पर each का यूज किया गया है। तो इस तरह से each का यूज जो है 3 तरह से, in the beginning of the sentence, in the middle of the sentence and in the last of the sentence हम पा सकते हैं सेंटेंस में कि पोजीशन पूछी जा सकती है। in the last of the sentence भी देख ले रहे हैं। These horses cost 5000 rupees each in the last of the sentence, लेकिन ये पोजीशन के रूप में प्रोनाउन ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर किसी नाउन के साथ में अगर ईच आता तो ईच यहीं पर वही जो है एडजेक्टिव हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कंसीडर किया जाता है। द थर्ड अदर यूजुअल आफ्टर अ न्यूमेरल, वी डू नॉट से द मैन रिसीव द रिवार्ड ईच, बट वी से द मैन रिसीव्ड 500 रुपीज ईच। ठीक, देखिए मतलब जब मैन रिसीव्ड अ रिवार्ड ईच, मतलब ये चीज हम इस तरह से नहीं कह सकते हैं मैन रिसीव द रिवार्ड ईच, मीन्स हम इसको इस तरह से कहेंगे द मैन रिसीव्ड 500 रुपीज ईच, मतलब प्रत्येक ने 500 रुपए इंडिविजुअली अलग अलग रिसीव किए। एक रूल और देख ले रहे हैं। व्हेन each either and neither are used as an adjective, they will be followed by noun of the singular number। अभी मैंने चर्चा किया कि each, either और neither किसी नाउन के साथ में अगर आते हैं तो वो पहली बात तो उस नाउन के अकॉर्डिंग, ठीक, पहली बात तो ये सिंगुलर कंसीडर किए जाएंगे। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना है कि इसकी पोजीशन अगर पूछी जाएगी तो नाउन के साथ में आएंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव माने जाएंगे। ईच बॉय टुक हिज टर्न, नाइदर एक्यूजेशन इज ट्रू, either at either end was the marble statue। Here either, each or both, ये कुछ सेंटेंसेस से हम लोग अलग से भी समझ सकते हैं। द टू मैन हेट ईच अदर, दो आदमी एक दूसरे से चीटिंग कर रहे हैं। दे चीटेड वन अनदर, मतलब मोर देन टू के सेंस में हम वन अनदर का यूज करते हैं। इफ वी एनालिसिस देम दे मीन द टू मैन हेट ईच हेट्स टू अदर, मतलब इसको हम अगर समझने की कोशिश करें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि दो आदमी मतलब एक दूसरे से, प्रत्येक एक दूसरे से नफरत कर रहा है। दे चीटेड वन अनदर, ठीक, वन चीटेड अनदर, मतलब एक ने दूसरे को चीट किया, दूसरे ने उसको किया, मतलब एक दूसरे को उन्होंने चीटिंग की। इस तरह से नोट इसका समझ ले रहे हैं। ईच एंड रियली बिलोंग्स टू द सब्जेक्ट एंड अदर आर द ऑब्जेक्ट्स। देखिए ईच जो है
रियली जो है सब्जेक्ट के तौर पे भी आता है, ठीक, और दूसरे ऑब्जेक्ट के तौर पर भी अभी हम लोगों ने देखा सेंटेंस में। बट ईच अदर एंड वन अनदर हैव बिकम्स द प्रैक्टिस प्रोनाउन, मतलब प्रैक्टिस कंपाउंड प्रोनाउंस भी कहे जाते हैं। कॉल्ड द रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इनको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी कहते हैं। एंड आर रेयरली सेपरेटेड इवन बाई अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के द्वारा इनको जो है सेपरेट नहीं किया जाता है, मतलब रेयरली किया जाता है। जैसे द ब्रदर्स क्वेरल्ड विद ईच अदर, अभी यहाँ पर जो है हम समझ सकते हैं, हालांकि ब्रदर्स ज्यादा हैं, मोर देन 2 हैं, लेकिन क्वारलिंग के सेंस में इससे पहले डिस्कस हुआ था, तो क्वारलिंग के सेंस में भाई एक दूसरे से दो लोग ही झगड़ा करेंगे, क्वारलिंग करेंगे, इसलिए ईच अदर का यूज किया जाएगा। दे ऑल गिव एविडेंस अगेंस्ट वन अनदर, ठीक, एक दूसरे के को जो है के विरुद्ध उन्होंने एविडेंस दिया, तो इस तरह से वन अनदर का यूज किया जाएगा। नोट, सेकंड नोट भी इसका समझ ले रहे हैं। One time rule that each other should be used speaking two persons or things. One another is speaking of more than two persons is no longer strictly observed. Three brothers quarreled with each other is now accepted as a idiomatic. मतलब एक एडियम के तौर पर भी इसको अब जो है एक्सेप्ट किया जाता है। थ्री ब्रदर्स क्वेरल्ड विद ईच अदर, ये एडियोमेटिक फ्रेज के रूप में भी इसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक, और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को डिफरेंशिएट करते हुए इसको स्टडी किया। आगे हम लोग जो है अगले क्लास में रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. हम लोग बढ़ते हैं अगले सेशन की तरफ, पढ़ रहे हैं जॉन ड्राइडन। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. इनके वर्क्स पे हम काम कर रहे थे, देख रहे थे कौन कौन से हैं। तो इनके ये जो कल कुछ वर्क को हमने देखा था, आज अदर वर्क्स पे हम से स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रिया रिडक्स 1660, ये वर्क जो है चार्ल्स सेकंड के जो रेस्टोरेशन होता है, चार्ल्स सेकंड मोनार्की को सेलिब्रेट करता है। एनएस मिराबल 1667, दिख नहीं रहा, वही चीज लिखी हुई है इसमें। एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी 1668, ये किसी भी एग्जाम में पूछा सकता है, जरूरी नहीं है कि पीजी टीजीआईसी में ही पूछा जाए। एब्सलम एंड एक्टियोफिल 1681, मैक फ्लेकिनो 1682, द मेडल 1682, रिलीजियो लाइसी 1682। ये नाम ध्यान रखना है कि किसका वर्क है, बस, और ज्यादा इसके अंदर से पूछ लेने की उम्मीद कम है। टू द मेमोरी ऑफ मिस्टर ओल्डम 1684, थ्रेनोडिया आगस्टेलिस 1685, द हिंद एंड द पैंथर, ये महत्वपूर्ण है 1687, अ सॉन्ग ऑफ एसटी सिलियास डे 1687, ब्रिटानिया रिडिविया 1688, written to the mark the birth of James, Prince of Wales. एपिग्राम ऑन मिल्टन, टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वर्क। एपिग्राम ऑन मिल्टन 1688, क्रिएटर स्पिरिट बाय होल एट 1690, ट्रांसलेशन ऑफ रेबनस माउरस वेनी, क्रिएटर स्पिरिचुटस।
स्पिरिटस, द वर्क ऑफ वर्जिल्स 1697, वर्क ऑफ वर्जिल्स ये वर्क का नाम है। अलेक्जेंडर्स फीस्ट, ये नाम जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर ये आ जाएगा तो फिर पोप में दिमाग जा सकता है। अलेक्जेंडर्स फीस्ट 1697 में आता है। फेबल, एंशियंट एंड मॉडर्न 1700 में आता है, जिस साल इनकी डेथ होती है। पायलामोन एंड आर्साइट, आर्ट ऑफ सटायर, ये भी वर्क पूछा जाता है। तो ये तो हम लोगों ने वर्क इनके देखे कौन कौन से इनके मेजर वर्क हैं, जहाँ से हमारे पीजीटी जीआईसी में क्वेश्चन जनरली बनते हैं, और इनमें से कई वर्क ऐसे हैं जहाँ पर ड्राइडन प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, वहाँ पे भी उन वर्क से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि उन्हीं में से एक वर्क आपका है द एसे ऑन ड्रामेटिक वॉइस, तो इसको जो है थोड़ा हमें ध्यान देना होगा। अब्सलम एंड एक्टोफिल, ये एक वर्क एग्जाम्पल के रूप में एलेगोरिकल होता है, इसलिए जो है ये एज ए एग्जाम्पल किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब जो आगे का स्टेप हमारा है वो ये है कि हम इन वर्क्स को जो है, जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, उनको थोड़ा हम डिटेल में चीजों को जानते हुए चलेंगे। जिनमें सबसे पहले वर्क जो हमने लिया है वो है द इंडियन क्वीन। हम पहले ही बता चुके थे कि जो इंडियन नाम है ये बस भारत से, इंडिया से रिलेटेड ही है, बाकी इसका स्टोरी, इसकी थीम, इसका प्लॉट, इसका कुछ भी जो है इंडिया से मैच नहीं करता है। द इंडियन क्वीन वाज द फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1664, बस इतना ध्यान रखना है। कब आया था? 1664, मतलब रेस्टोरेशन के 3 साल के बाद चौथे साल आया था, ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड। लिटरेरी जनरा इसका क्या है? ट्रेजियो कॉमेडी माना जाता है, ड्रामा है, टिपिकल ऑफ द रेस्टोरेशन एरा। उस समय रेस्टोरेशन एरा की चीजों को भी यहाँ पर डिपिक्ट करा गया है कुछ इसके माध्यम से। नोन फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स, विटी डायलॉग्स एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द मॉरल एंड सोशल थीम्स। उस समय की कुछ जो नैतिक और सामाजिक घटनाएं होती थी, जो समय का प्रासंगिकताएं थी, उस चीज को भी इसमें डिपिक्ट किया गया। किसमें? द इंडियन क्वींस। Colonialism and conquest. Dryden explored the theme of colonialism and conquest, depicting the brutality and violence inherent the clash between European invaders and the indigenous cultures. जो यूरोपियन इन्वर्डर्स थे, उनके जो कॉलोनिज्म चल रहा था उस समय का, उसको इन्होंने डिपिक्ट किया है कि कैसे जो है ब्रुटलिटी करके जो है वहाँ के जगहों पर जो है कब्जा कर लिया जाता था। जेंडर एंड पावर, द कैरेक्टर ऑफ जेम्पोला, ये कैरेक्टर पूछा जा सकता है। जेम्पोला challenges the traditional gender roles by the asserting her the authority as the queen, as the active participating in political affair. जनरली जब वहां पर इन्वेडर्स का अटैक होता है तो जो क्वीन होती हैं जेम्पोला, उनको चैलेंज कर देती हैं। ये क्वीन कहाँ की होती हैं? अभी आगे देखिए। ट्रेजियो कॉमेडी एलिमेंट्स इसके माने जाते हैं। ट्रेजिक कॉमेडी, हालांकि पूरी ट्रेजिडी नहीं होती, लेकिन इसमें कहीं कहीं ऐसे एलिमेंट बनते हैं कि अब ट्रेजिडी हो गई। ड्राइडन कोलैबोरेट विथ सर रॉबर्ट होवर्ड, ये जो है रॉबर्ट होवर्ड के साथ में कोलैबोरेशन में वर्क है, तो ये भी पूछा सकता है कि कौन इसके कोलैबोरेटर रहे हैं। द इंडियन क्वीन मेकिंग वन ऑफ हिज एर्लिएस्ट सक्सेसफुल एज ए प्लेराइट, इनका जो पहले जो आए हैं उसमें जो सबसे सक्सेसफुल वर्क माना जाता है। Dryden adapted the influence of the earlier work, including the John Fletcher's The Conquest of Mexico. जॉन फ्लेचर का ये वर्क था कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैक्सिको, वहां से भी कई चीजें इन्होंने लिया है। द फेथफुल शेफर्ड्स, ये भी जो इन्हीं का वर्क है फ्लेचर का, वहां से भी कई चीजें यहाँ पर रेफरेंसेस का मिलता है। एंड फ्रांसिस बेमंट, ये दोनों वर्क जो है फ्रांसिस बेनॉट और फ्लेचर के दोनों वर्क से ये रेफरेंसेस का मिलता है। इंडियन क्वीन इज ए ट्रेजिकोमेडी प्ले सेट इन द एंशिएंट मैक्सिको एंड पेरू, ये ध्यान रखने वाला है। आपसे ये पूछा सकता है कि इंडियन क्वीन की जो सेटिंग कहाँ है? दिल्ली है, बॉम्बे है, मैक्सिको है, पेरू है, कनाडा है। तो ये इंडिया से इसका कोई लेना देना है ही नहीं, मैक्सिको एंड पेरू है इसकी सेटिंग। इसकी द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड द लव अफेयर बिटवीन द कॉर्टेज, द स्पेनिश कनकर एंड जेम्पोला।
हिस्पैनिक कंकरर और जम्पोला के बीच में लव अफेयर हो जाता है। ये इन्वर्डर्स कॉर्टेज, लेकिन जम्पोला उसके मामला जो है अफेयर इनका हो जाता है, वहीं से चीजें आगे कुछ बढ़ती हैं। जम्पोला और कॉर्टेज इसके जो है मेन कैरेक्टर हैं और स्पेनिश इन्वर्डर की इसमें स्टोरी बताई गई है और मैक्सिको एंड पेरू जो है इसकी सेटिंग है। थीम अगर पूछ ली जाए इस प्ले की तो थीम लव है, बेट्रेयल है, क्लैश अपॉन द सिविलाइजेशन, क्योंकि एक स्पेनिश होता है एक मैक्सिकोनिस होती है महिला, इसलिए उसमें सिविलाइजेशन में भी क्लैश दिखाया जाता है। culminating in the tragicomedy tales ambitious and the loss amidst of the backdrop of colonialism। colonialism की ब्रुटलिटी को भी इसमें डिपिक्ट किया गया है। अगला वर्क है हमारा इंडियन एम्परर आर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैक्सिको। नाम इंडियन एम्परर है लेकिन इसका भी इंडिया से कोई लेना देना है नहीं। वो 64 में आता है इंडियन एम्परर जो है 1665 में आता है। The publishing year the Indian Emperor was published in the 1665। इसका जो सब टाइटल क्या है मेजर यही पूछा जाता है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैक्सिको। एम्परर पूछा जाता है लेकिन इसका सब टाइटल कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैक्सिको है। लिटरेरी जनरा की अगर बात करें तो ये भी हीरोइक ट्रेजेडी के अंतर्गत माना जाता है। पॉपुलर जनरा ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड, इसमें सब ज्यादातर ड्रामा जो है इसी में लिखे जाते थे। मोंटेजुमा एक जो है इसका कैरेक्टर है, इसका कैरेक्टर दिमाग में बनाने चाहिए हम लोगों को। द एच एम्परर है, एक एजेंट वहाँ का जो प्लेस है उसका जो है एम्परर है कौन, मोंटेजुमा। और कॉर्टेज इसमें पहले वाले में भी ये कैरेक्टर मिला, स्पेनिश कंक्विस्टर हु लीड्स द एक्सपेडिशन टू द कॉन्कर मैक्सिको। अल्मेरिया और साइडेरिया और अरबेलन ये कैरेक्टर हैं। स्टोरी चाहे दिमाग में भले न इसको बैठाइए, लेकिन ये कैरेक्टर ध्यान में रहने चाहिए कि ये कैरेक्टर किस वर्क से बिलोंग करते हैं और वो वर्क किसका है। मोंटेजुमा, कॉर्टेज, अल्मेरिया, साइडेरिया और बेलन ये कैरेक्टर किसके हैं, इंडियन एम्परर के हैं। इंडियन एम्परर स्टोरी जो है ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैक्सिको की स्टोरी को डील करती है। इन्वर्डर जो कौन थे, वो स्पेनियार्ड थे। द इंडियन एम्परर एक्सप्लोर द थीम लव, ऑनर एंड पावर, ये इनकी थीम हो सकती है। स्पेनिश कंकर ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको के कंकरिंग की स्टोरी जो है इसमें दिखाई गई। Indian Emperors was one of the Dryden's most successful play during his lifetime. It was well received by audience and critics alike. Audience को भी काफी पसंद आया था ये वर्क, कौन सा, इंडियन एम्परर। और क्रिटिक के लिए मतलब समालोचना भी इस पे अच्छी खासी इसको जो है एक स्थान दिया गया था। ड्राइडेंस पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इट्स इनकाउंटर विथ यूरोपियन कॉलोनाइजर्स reflects the colonial attitude of the time। जो ये एक कैरेक्टर इसमें है, जो एम्परर है वहाँ का एज़टेक, वो यूरोपियन जो इन्वर्डर्स होते हैं उनसे जो क्लैश होता है उसके बीच में, तो यहाँ पर कल्चरल क्लैश भी जो है दिखाया गया है मैक्सिको का और यूरोपियन का। द प्ले वाज रिवाइव्ड इन द 20th century and there have been several adaptation and interpretation of it since its original publication। ये जो वर्क है आपका इंडियन एम्परर, ये जो है 1665 में तो पब्लिश हुआ था ओरिजिनली, लेकिन ये 20th सेंचुरी में भी जो है कई बार इसको जो है पब्लिश करा गया है, इसको जगह मिली है और यहाँ इस एरा में भी इसको जो है अच्छे खासे पसंद किया गया है। द इंडियन एम्परर्स फॉलो द स्टोरी ऑफ मोंटेजुमा, द प्राउड एजेड एम्परर who faced the challenges of defending his kingdom against the invading Spanish led by Cortez। कॉर्टेज के द्वारा ये आक्रमण किया जाता है और उसमें जो है एक मोंटेजुमा की स्टोरी है और जो कि आर्टेज के एम्परर को जो है वो डिफेंड करता है। The Indian Emperor remains the significance for of the restoration drama, showcasing Dryden's mastery of heroic tragedy genre। heroic tragedy आपसे पूछ लिया जाए
कि किस एरा में ज्यादातर लिखा जाता था, तो रेस्टोरेशन एरा में ज्यादा लिखा जाता था, और ड्राइडन और उनके समकक्ष जो उस समय के रहे हैं उन लोगों ने इसको अच्छे से लिखा। अगला वर्क है औरंगजेब। औरंगजेब पब्लिशिंग ईयर फर्स्ट पब्लिश इन 1676। औरंगजेब वन इज द बेस्ट Dryden's later work and is known it's the poetic language exploration the theme of love, honor and power. It is rhymed couplet. क्या है इसमें? rhymed couplet है। कॉमन फीचर ऑफ रेस्टोरेशन ड्रामा, जो उस समय का एक कॉमन फीचर माना जाता है। एक मुगल एम्परर थे औरंगजेब इंडिया के, उन्हीं की स्टोरी को दिए इसमें डील किया गया है। और ये एक महिला थी, उस महिला से जो है प्रेम करते थे, तो ये पिता पुत्र दोनों जो है उस महिला के प्रेम में फंस जाते हैं और वहीं से मामला जो है ट्रेजेडी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। 6th मुगल थे इंडियन के। एक महिला का इंडे मोरा, ये नाम ध्यान रखिएगा। जो महिला थी उसका नाम था इंडा मोरा, जिसके चक्कर में जो है ये दोनों पिता पुत्र पड़ जाते हैं और मामला आगे ट्रेजिक एंड की तरफ जाता है। अगला वर्क है ऑल फॉर लव। बहुत अच्छे से सब लोग जानते हैं इसको। द वर्ड बेल लॉस्ट एक ट्रेजेडी है ये। ऑल फॉर लव ये स्टोरी एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की ही है, लेकिन उसको जो हम विलियम शेक्सपियर की एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पढ़ते हैं उसके पहले की स्टोरी भी इसमें सीजर की जो है, जो जूलियस सीजर, ये कह सकते हैं कि जूलियस सीजर और एंटनी क्लियोपेट्रा के सीक्वल के रूप में या उसके बीच की स्टोरी भी इसमें जो है डील करी गई है। ऑल फॉर लव वाज द पब्लिश्ड 1677। लिटरेरी जनरा इसका ट्रेजेडी है। स्पेसिफिक न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी से माना जाता है, इंस्पायर्ड बाय द वर्क एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन प्लेराइट सेनेका एंड यूरिपिडस से जो है ये इंस्पायर्ड है। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा बाय शेक्सपियर एंड प्लूटार्क्स लाइव्स नोबल ग्रीक्स एंड रोमन्स, इसका जो है इसमें मेजर सोर्स जो है लिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसका सोर्स किस किस राइटर से लिया गया है। शेक्सपियर से तो है ही है, प्लूटार्क्स लाइव से भी जो है इसका सोर्स लिया गया है। मार्क एंटनी है इसका कैरेक्टर, और क्लियोपेट्रा है, ऑक्टोविया है, और वेंटिडियस है, और ऑक्टोवियस सीजर है। बहुत लंबी लंबी डायलॉग्स होती हैं। ये वर्क जो है डेल्टी ग्रेड में प्रेस्क्राइब्ड है और वहाँ पर इसको अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो जितना चीज़ें पीजीटीजीआईसी के लिए इम्पोर्टेंट है बस उतना ही चीज़ें कवर कर रहे हैं। ऑल फॉर लव एक्सप्लोर द थीम ऑफ द लव, ड्यूटी, ऑनर, स्ट्रगल बिटवीन द पर्सनल डिजायर्स एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इन सब चीज़ों के बीच में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चलता है। इस वर्क में जो है आप जूलियस सीजर को भी जो है एंटनी क्लियोपेट्रा के लव अफेयर में पढ़ते हुए देख सकते हैं। जनरली एंटनी क्लियोपेट्रा जो वर्क है शेक्सपियर का, उसमें जो है एंटनी का जो अफेक्शन होता है वो क्लियोपेट्रा के प्रति होता है, जबकि इसको जब पढ़ेंगे तो आपको एक सीन ऐसा भी मिलेगा जहाँ पर सीजर भी जो है लगता है कि इससे जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा इनका एक मास्टर वर्क जो है इनका माना जाता है। तो आज के सेशन में हम लोग जो है इतना ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ऑल फॉर लव वाज रिटन इन द स्टाइल ऑफ फ्रेंच क्लासिकल्स। किसमें? फ्रेंच क्लासिकल। एक ट्रेजेडी है which popular England during the Restoration. Dryden's adaptation एंटनी क्लियोपेट्रा डिफर फ्रॉम शेक्सपियर वर्जन, उनसे थोड़ा ये जो है अलग है। ऑल फॉर लव की स्टोरी जो है वेल नोन है। एंटनी क्लियोपेट्रा के थोड़ा सा इसके पहले का स्टोरी जोड़ देंगे तो जूलियस सीजर जो स्टोरी है और एंटनी क्लियोपेट्रा शेक्सपियर के जो दो वर्क हैं उनके बीच के स्टोरी को भी इसमें डील किया गया है। हम लोग जो है इतना ही पढ़ेंगे इसमें। ऑल फॉर लव इज pregnant the exploration of the love of the sacrifice, showcasing Dryden's skills, tragedians and ability to evoke the powerful emotion in his audience. तो ये कुछ मेजर वर्क हैं जिनको हमने यहाँ पर कुछ चर्चा करा। नेक्स्ट सेशन में कुछ और जो है इनके मेजर वर्क्स पे हम लोग डिटेल में काम कर लेंगे ताकि जो है हम पीजीटी और जीआईसी के लेवल से अपने सिलेबस को पूरा कर सकें। इसके बाद जो है हम लोग इसके एमसीक्यूज को डील करेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
थैंक यू।